एवरीवन, आज है 17 दिसंबर और आज हम देखेंगे द हिंदू के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है सारे न्यूज़ को कवर करें, हम उन्हीं न्यूज़ को कवर कर रहे हैं जो हम बार बार रिपीट ना करें और वीडियो को लंबा ना बनाएं। ठीक है, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जा रही है, इस वजह से हम डेली जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम अपने टॉपिक से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि उन सब पे भी मुझे तो उन टॉपिक्स पे भी प्रिपेयर करना चाहिए या आप लोगों को बताना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है और ऐसे लगता है जिसके बारे में मैं नहीं बताई हूँ वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर वो है स्टडी अफर्म्स केरलाज रीच बटरफ्लाई डाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन। ठीक है, यह जो समाचार है पश्चिमी घाट क्षेत्र में केरल की तितली विविधता पर आधारित एक वैज्ञानिक अध्ययन को रेखांकित करता है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि केरल भारत में तितलियों की सबसे अधिक प्रजातियों वाला राज्य है। विशेषकर पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले भागों में पश्चिमी घाट विश्व की जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, जहां भौगोलिक विविधता, पर्याप्त वर्षा, सदाबहार वन और अनुकूल अनुकूल पर जलवायु मिलकर तितलियों जैसे संवेदनशील कीटों के लिए आदर्श आवास बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है इस जो स्टडी की गई है इसका मेन क्या है निष्कर्ष, केरल में 300 से अधिक तितली प्रजातियां दर्ज की गई हैं जो भारत में सर्वाधिक हैं। यह प्रजातियां 6 कुलों में विभाजित हैं। ठीक है, जो इनका अध्ययन जो है एंटोमॉन यानी कि ENTOMON एंटोमॉन में प्रकाशित हुआ जो कीट विज्ञान से संबंधित है। ये एक जर्नल है। ठीक है, शोध में मौसमी प्रवासन, आवास निर्भरता और संरक्षण स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त या निकट संकटग्रस्त स्थिति में ही हैं। अगर हम तितलियों के पारिस्थितिकी महत्व की बात करें तो तितलियां केवल सुंदर कीट ही नहीं हैं बल्कि परागण में सहायक होती हैं, खाद्य श्रृंखला का अहम हिस्सा होती हैं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक होती हैं और वन पारिस्थितिकी के संतुलन में योगदान देती हैं। अब बटरफ्लाई डाइवर्सिटी आप लोगों को मैं जो कीवर्ड्स हैं अब उनको समझाती हूँ। बटरफ्लाई डाइवर्सिटी क्या होती है? किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली तितलियों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या होती है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की अत्यधिक विविधता और उच्च स्थानिकता हो। ठीक है, और अगर हम और भी कुछ साइंटिफिक टर्म्स को इसमें देखें तितलियों के बारे में, कीटों के बारे में, तो एक होता है एंटोमोलॉजी, जो इसमें क्या होता है, इसको कीट विज्ञान कहते हैं हिंदी में। इसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा है हमारा लेपिडोप्टेरा यानी कि तितलियों और पतंगों का ये गढ़ होता है। लेपिडोप्टेरा। ठीक है, तितलियों और तितली प्लस पतंगों का ये पतंगों का गढ़ होता है। पैपिलियोनाइटियाई मुझे सही से लिखने दीजिए इसको, पैपिलियोनिडाई। ठीक है, ये क्या होता है? स्वैलो टेल तितलियों का ये कुल है एक प्रकार का। निम्फेलिडियाई ब्रूस फुटेड तितलियों का कुल होता है, जबकि पियरिडियाई सफ़ेद तितलियों का कुल होता है। ठीक है, ऐसे ये तितलियों के कुछ कुलों के बारे में इसमें अलग अलग वर्ड्स को बताया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ को देखते हैं। इसरो रिलीज रिस्पॉन्ड बास्केट इनवाइट्स प्रपोजल्स। यह जो समाचार है भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किए जाने से संबंधित है। हाँ, इसका उद्देश्य देश के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को इसरो की वर्तमान और भावी अंतरिक्ष मिशनों से जुड़ी महत्वपूर्ण शोध संस्थाओं पर अनुसंधान के लिए आमंत्रित करना है। अब सवाल उठता है कि रिस्पॉन्ड बास्केट क्या होता है?
रिस्पॉन्ड बास्केट जो है इसका फुल फॉर्म है स्पॉन्सर्ड, क्या होता है, स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जो कि इसरो की एक प्रमुख पहल है। इसके जिसके अंतर्गत वह अकादमिक जगत और इसरो वैज्ञानिकों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है। रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 में वे सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालिक शोध समस्याएं शामिल हैं जिन्हें इसरो ने अपनी आगामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आवश्यकताओं के आधार पर पहचाना है। ठीक है। यह बास्केट जो है इसरो एकेडमिया डे के अवसर पर इसरो के अध्यक्ष बी नारायण द्वारा जारी किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नवाचार, उन्नत शोध और कुशल मानव संसाधन के बिना भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब रिस्पॉन्ड कार्यक्रम के तहत जटिल तकनीकी समस्याओं का समाधान संयुक्त शोध से किया जाता है। इसरो वैज्ञानिकों द्वारा सूचीबद्ध विषयों पर तकनीकी व्याख्यान दिए गए जिससे शोधार्थियों को मिशन ड्रिवन आवश्यकताओं, अपेक्षित परिणाम और सहयोग के संभावित क्षेत्रों की स्पष्ट समझ मिलती है। अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है? देश के प्रमुख विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अकादमिक संस्थान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान इसरो की आगामी अंतरिक्ष मिशनों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर शोध प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। और अंतिम इसकी जो तिथि है वो है 31 जनवरी 2026। ठीक है। ये इसकी अंतिम तिथि होगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो की जो हमारी है इसरो, इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है। और बेंगलुरु का है, कर्नाटक में। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? अंतरिक्ष विभाग के तहत। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में अध्यक्ष वी नारायणन। ठीक है। इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग करना, संचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और आपदा प्रबंधन में उपग्रह सेवाएं प्रदान करना, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों का अन्वेषण करना, भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। अब जो इसरो के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? तो इसरो के प्रमुख मिशन हैं चंद्रयान 3, मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1, ये सूर्य के अध्ययन के लिए किया गया है। जबकि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया था, उसका है। मंगलयान मंगल कक्षा मिशन के लिए है। गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन पब्लिशेस ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट फॉर 5 स्टेट यूटीज़। यह समाचार जो है निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूची जारी किए जाने से संबंधित है। ठीक है। यह कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। ठीक है। अब समाचार का सार क्या है कि निर्वाचन आयोग ने जिन राज्यों या प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है उनमें प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान 50 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ठीक है। और हटाए जाने का कारण क्या है कि किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है, या फिर स्थान परिवर्तन हो गया है, या फिर से लंबे समय से अनुपस्थित है कोई, या फिर एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज हुआ है। तो इसकी वजह से कितने लोगों का नाम हटा? 50 लाख से अधिक लोगों का। ठीक है। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है। अब अगला है वेस्ट बंगाल स्पोर्ट मिनिस्टर रिज़ाइन ओवर चाओस एंड मेसी इवेंट। मेसी जब आया था तो वहाँ पे जो दंगा फैल गया था स्टेडियम में, तो उसकी वजह से वहाँ के जो खेल मंत्री थे उन्होंने क्या किया है? इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। विद पीएम इन जॉर्डन, जयशंकर इन इजराइल, इंडिया रीइटरेट इट्स पोजीशन ऑन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। देखते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में।
हमारा जो अगला न्यूज है वो है विद पीएम इन जॉर्डन जयशंकर इन इजराइल इंडिया रीट्रेट्स इज पोजीशन ऑन वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिम एशिया एक संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष, गाजा संकट, आतंकवाद, शरणार्थी समस्या और क्षेत्रीय अस्थिरता ने वैश्विक शांति को प्रभावित किया है। ऐसे समय में भारत की विदेश नीति संतुलन, संवाद और शांति आधारित दृष्टिकोण को दर्शाती है। हालिया समाचार में प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा, इसराइल में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति और भारत द्वारा पश्चिम एशिया पर अपनी स्थिति को दोहराना पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब समाचार देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्या कहा गया है कि भारत ने जॉर्डन और इसराइल के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि वो पश्चिम एशिया में हिंसा के विरुद्ध, आतंकवाद की निंदा, मानवीय सहायता तथा दो राज्य समाधान के पक्ष में है। प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा और विदेश मंत्री एस जयशंकर के वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि भारत क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और कूटनीति समाधान को प्राथमिकता देता है। ठीक है, भारत की पश्चिम एशिया नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत ने इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। इजराइल से जहां वो रक्षा तकनीकी और कृषि जैसी सहायता लेता है, वहीं अरब देश से वो ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीय और व्यापार करता है। यह नीति भारत की बहुसंरेखण विदेश नीति को दर्शाती है। ठीक है, भारत का स्पष्ट मत है कि इजराइल और फिलिस्तीन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सम्मान के साथ अलग अलग संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहें। यह भारत की नैतिक विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के समर्थन को दिखाता है। भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद किसी की भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। निर्दोष नागरिकों पर हमले मानवता के विरुद्ध है। यह भारत के अपने अनुभव यानी कि कश्मीर 26/11 आदि के मुद्दों से जुड़ा है। ठीक है, भारत ने गाजा जैसे क्षेत्रों के लिए दवाइयाँ, राहत सामग्री, भोजन सहायता भेजने की बात कही है। यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। भारत का मानना है कि युद्ध समाधान नहीं है, स्थायी शांति केवल संवाद से संभव है। यही कारण कि भारत किसी एक पक्ष का अंध समर्थन नहीं करता है। ठीक है, समझ ली। दूसरी न्यूज़ को देखते हैं हम। ऐसी इश्यूज नोटिस आफ्टर जस्टिस वर्मा चैलेंजेस इंक्वायरी पैनल फॉर्म्ड बाय स्पीकर। इसके पहले हम देख लेते हैं पीएम ऑनर्ड विथ इथियोपिया हाईएस्ट अवार्ड। पीएम जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनको इथियोपिया के उच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया बाई इथियोपियन काउंटर। ठीक है, इथियोपियन काउंटर के द्वारा दिया गया, लेकिन नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ठीक है, तो अवार्ड का नाम रखिएगा आप लोग, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रक्रिया और सत्ता पृथक्करण मूल आधार स्तंभ है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ही दिनों पहले समाचार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका पर नोटिस जारी करना जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति को चुनौती दी गई है, इन मूल सिद्धांतों की पुनर्समीक्षा का अवसर प्रदान करता है। न्यूज में बताया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा एक तरफा गठित जांच समिति को चुनौती दी है। यह समिति जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत उनके विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु बनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। विवाद का मूल प्रश्न यह है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष बिना राज्यसभा सभापति के परामर्श किए समिति गठित कर सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मार्च में दिल्ली स्थित न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद अर्धजली मुद्रा मिलने का आरोप सामने आया। उस समय वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। बाद में उनका स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुआ। इस मामले में पहले इन हाउस जांच हुई, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनके हटाए जाने की सिफारिश की। इसके बाद मामला जो था संसद को भेजा गया और लोकसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय समिति की गठित की। अब मुख्य संवैधानिक प्रश्न क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां बनाम प्रक्रिया। न्यायमूर्ति वर्मा का तर्क है कि समिति का गठन एक तरफा किया गया, जबकि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा सभापति से संयुक्त परामर्श करना चाहिए था। यहाँ एक प्रश्न प्रक्रियात्मक वैधता यानी प्रोसीड्यूरल वैलिडिटी का है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें कानून के समक्ष समान संरक्षण नहीं मिला, प्रक्रिया में न्यायसंगत व्यवहार का उल्लंघन हुआ है। यह मामला दिखाता है कि न्यायाधीशों की जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और संवैधानिक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवैधानिक समीक्षा स्वीकार की। यह दर्शाता है कि संसदीय कार्यवाही भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, यदि मौलिक अधिकार या प्रक्रिया प्रभावित हो। यह रूल ऑफ लॉ का व्यवहारिक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारा है 878 इन्फिल्ट्रेटर हेल्ड्स फ्रॉम म्यांमार बॉर्डर इन 2 years, गवर्नमेंट टेल्स इन लोकसभा। ठीक है, सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में म्यांमार सीमा से 878 अवैध घुसपैठिए पकड़े गए हैं। ये घटनाएं मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से जुड़ी हैं। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के कारण सीमा पर आवाजाही बढ़ी है। अगला हमारा न्यूज है SC एक्सप्रेसेस शॉक ओवर मनी लॉस टू डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताई थी, उसी से संबंधित ये न्यूज है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को ऐसे मामलों की जांच करने का अधिकार है जो देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हों, भले ही अपराध एक राज्य तक सीमित क्यों ना हो। ठीक है, अब संवैधानिक पक्ष अगर देखें तो NIA एक्ट 2000 एक्ट 8 और ये संघ सूची का विषय हो जाता है रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद। ठीक है, अगली न्यूज़ को देखते हैं। SC एक्सप्रेसेस शॉक ओवर मनी लॉस टू डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर गंभीर चिंता जताई है। इसमें जो ठग है खुद को CBI, ED, पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फ़ोन के जरिए लोगों को डिजिटल रूप से हिरासत में होने का डर दिखाकर पैसे ऐंठ लेते हैं। ठीक है, और ये जो है डिजिटल फ्रॉड, इसके बारे में डिटेल में मैं पहले के मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स में बता चुकी हूँ। और इसके पहले जो अभी न्यूज़ मैं डिस्कस की, गलती से मैं इसमें डिस्कशन करने लगी थी, जबकि वो जो पार्ट था ये इसका था NIA कैन टेक ओवर केसेस ऑफ हार्ड कोर क्रिमिनल्स, SC का मानना है। ठीक है, चलिए हम साइबर ये जो डिजिटल अरेस्ट है इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा डिटेल में वीडियो मैं पहले भी इस पर बना चुकी हूँ करेंट अफेयर में ही। अगला हमारा न्यूज है कॉन्शियस डिसीजन टू सेपरेट फंडिंग फ्रॉम रेगुलेटर सेज ऑफिशियल ऑन हायर एजुकेशन बिल। भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से नियमन, अनुदान और गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार लाए गए उच्च शिक्षा संबंधित नए विधेयक को लेकर यह समाचार महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार ने फंडिंग और रेगुलेशन को अलग करने के निर्णय को सचेत और सुविचारित बताया है। यह मुद्दा जो है PCS में शिक्षा नीति, शासन सुधार और संस्थागत ढांचे से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए विधेयक के तहत फंडिंग और नियामक शक्तियां को अलग अलग संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, फंडिंग को और नियामक संस्थाओं को। सरकार का तर्क है कि इससे हितों के टकराव से बचाव होगा और उच्च शिक्षा में पारदर्शिता व गुणवत्ता बढ़ेगी। यह बदलाव जो है UGC की वर्तमान भूमिका से जुड़ा है, जो अभी नियमन, मान्यता और फंडिंग तीनों का कार्य करती है। अब सरकार का क्या तर्क है कि सरकार जो है उसके अनुसार जब एक ही संस्था नियम बनाए, संस्थानों को मान्यता दे और उन्हें अनुदान भी दे तो निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसलिए भूमिकाओं का पृथक्करण जो है आवश्यक है। नए ढांचे में प्रस्ताव है कि नियमन, मानक निर्धारण और मान्यता एक स्वतंत्र नियामक संस्था होगी इसके लिए, और अनुदान वितरण के लिए अलग वित्तीय संस्था या तंत्र बनाई जाएगी। यह व्यवस्था जो है SEBI, RBI जैसे अन्य क्षेत्रों के मॉडल से प्रेरित मानी जा रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा में हल्का लेकिन प्रभावी नियमन का सुझाव दिया था। यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए आलोचनाएं और चिंताएं क्या हैं। शिक्षाविदों का तर्क है कि फंडिंग को नियमन से अलग करने से सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ सकता है। नए संस्थानों के आ जाने से अधिकारों की अस्पष्टता और प्रशासनिक जटिलता बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, UGC की भूमिका कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, UGC जो है दशकों से उच्च शिक्षा का केंद्रीय स्तंभ रहा है और उसके अधिकार सीमित करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। एक मिनट।
SC to examine plea seeking safeguard of intersex children। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विस्तृत सुनवाई करने पर सहमति जताई है जिसमें इंटरसेक्स यानी अंतरलिंगी बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की मांग की गई है। यह जो याचिका है इंटरसेक्स अधिकार कार्यकर्ता गोपी शंकर मादुरे द्वारा दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि यह गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर सुनवाई आवश्यक है। ठीक है, याचिका मुख्य मांगे क्या है कि इंटरसेक्स जो है बच्चों पर बिना सहमति सर्जरी पर रोक लगाया जाए। कई बार जन्म के तुरंत बाद या बचपन में माता पिता डॉक्टरों द्वारा बिना बच्चे की सहमति उनके जननांगों पर सर्जरी कर दी जाती है। याचिका में इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। मांग की गई है कि सेंसस, आधार, पासपोर्ट, स्कूल फॉर्म में मेल फीमेल के साथ इंटरसेक्स विकल्प दिए जाएं। अभी इंटरसेक्स बच्चों को जबरन पुरुष या महिला श्रेणी में डाल दिया जाता है। ठीक है, सरकार और कानूनों से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि सेक्स यानी कि जैविक लिंग अलग चीज़ है और जेंडर आइडेंटिटी अलग चीज़ है। ठीक है, तो इंटरसेक्स व्यक्ति ट्रांसजेंडर नहीं होते, ये स्पष्ट किया जाए। अब इंटरसेक्स जो है बच्चों को सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पहचान पत्र, कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुंच इन लोगों तक दी जाए। अब इंटरसेक्स चिल्ड्रेन कौन होते हैं? इंटरसेक्स चिल्ड्रेन कौन होते हैं? इंटरसेक्स का अर्थ होता है ऐसे बच्चे जिनके जन्म के समय जननांग, हार्मोन, क्रोमोसोम पूरी तरह पुरुष या पूरी तरह महिला के पारंपरिक मानकों में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए बाहरी जननांग पुरुष जैसे हों लेकिन आंतरिक जन अंग महिला जैसे, XY क्रोमोसोम होते हुए भी महिला जैसे लक्षण हो या फिर XX क्रोमोसोम के साथ पुरुष जैसे लक्षण हो। अब इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में क्या अंतर है? तो ये जो है ये बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल, लेकिन ये मानसिक या फिर सामाजिक हो सकता है। ठीक है, ये जन्म से हो सकता है लेकिन ये जरूरी ट्रांसजेंडर जन्म से हो ये ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, जो सर्जरी होता है वो जबरन करवा दिया जाता है, अक्सर करके जबरन करवा दिया जाता है, जबकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की सर्जरी जो है सहमति से करवाई जाती है, सहमति से। ठीक है, इसमें जो है बायो इंटरसेक्स में पहचान जो है शरीर की संरचना से की जाती है, शरीर की संरचना से, जबकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान जेंडर से की जाती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला क्यों महत्वपूर्ण माना है? क्योंकि याचिका में कहा गया है कि इंटरसेक्स बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 जो है भेदभाव का निषेध और आर्टिकल 21 जो है जीवन और गरिमा का अधिकार, इनका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, जबरन सर्जरी से क्या होता है? गरिमा का उल्लंघन होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। राष्ट्रपति भवन डिस्प्लेस पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। राष्ट्रपति भवन में भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के से सम्मानित 21 वीर सैनिकों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि देश के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देना, नागरिकों और युवाओं में देशभक्ति व प्रेरणा पैदा करना, सैन्य इतिहास को सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बनाना। अब प्रश्न उठता है कि परमवीर चक्र क्या होता है? परमवीर चक्र क्या होता है? ये जो होता है परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। ठीक है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कब? 1950 में। और इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है? युद्ध भूमि में असाधारण साहस के लिए, प्राणों की परवाह किए बिना शत्रु से मुकाबला करने पर। अब तक 21 परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश मरणोपरांत हैं। ठीक है, अब इस पहल का महत्व ये होगा कि यह कदम नेशनल मेमोरी एंड ऑनर कल्चर को मजबूत करता है, बलिदान को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर जीवंत भूमि में स्मृति में बदलता है। सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों में गौरव, सम्मान और प्रेरणा बढ़ती है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। इंडियन आर्मी रिसीव्स फाइनल बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, भारतीय सेना को अपाचे AH-64E ठीक है अटैक हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप मिल गई है। इसकी जो है अपाचे हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप मिल गई है। इसके साथ ही सेना का एविएशन विंग पूरी तरह सशक्त हुआ है। भारत की हवाई युद्ध क्षमता में इससे वृद्धि हुई है।
अब प्रश्न उठता है अपाचे AH-6HE हेलीकॉप्टर क्या है। तो ये जो है दुनिया के सबसे उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है। इसका जो निर्माता है USA की बोइंग कंपनी है। ठीक है, USA की बोइंग कंपनी है इसकी। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि ये घातक मारक क्षमता वाला है, जो हेली फायर मिसाइल जैसा है। 30 mm की चेन गन और रॉकेट पॉड्स इसमें लगे हुए हैं, और ये हर मौसम में युद्ध क्षमता रखता है, दिन हो या रात, खराब मौसम में भी संचालन योग्य ये है। ठीक है, पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान या फिर उत्तरी सीमा जहाँ पे चीन LAC है कि में सेना की तत्काल आक्रमण क्षमता वहाँ बढ़ी है, तो इसके लिए ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। लोकसभा पासेस बिल ऑन 100% FDI इन इंश्योरेंस। लोकसभा ने एक विधेयक पास किया है जिसके तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या फैसला लिया गया है इसमें। अब इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियां 100% तक निवेश कर सकती हैं। पहले ये जो सीमा थी 2015 में 26% से 49% थी, जबकि 2021 में ये 49 से लेकर 74% तक पहुंच गई थी। और प्रेजेंट में इनकी स्थिति ये है कि ये 74 से लेकर 100% तक हो गई हैं कि ये विदेशी निवेश कर सकती हैं। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के अनुसार बीमा कंपनियों में अधिक पूंजी आएगी, नई तकनीकी और बेहतर बीमा उत्पाद मिलेंगे, ग्लोबल कंपनीज के लिए भारत में आना आसान होगा, ज्वाइंट वेंचर बनाने की मजबूरी जो है ख़त्म होगी, और उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो मजबूत होगा। ठीक है, सरकार ने बताया कि LIC, GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी पब्लिक सेक्टर जो है कंपनियों में 17,450 करोड़ डाले गए हैं। ठीक है, लिस्टिंग जो है इसमें शेयर बाजार में लाने से भी सुधार हुआ है। सरकार का फोकस अभी भी पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना है। इस बिल से IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर को ज़्यादा पावर मिलेगी। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट गलत कमाई धोखाधड़ी करता है तो IRDAI उससे पैसा वापस वसूल कर सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस का जो इंटरमीडियरीज होंगी उन पर जुर्माना अधिक होगा। पहले 1 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो सकता है। इसका मकसद है कानून का सख्त पालन करवाना। ठीक है, अब FDI जो है इससे क्या हो, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में सीधे निवेश करती है, जैसे फैक्ट्री, कंपनी, इंश्योरेंस फर्म में पैसा लगाना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये इसका अब हम देखते हैं कि IRDAI क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बीमा क्षेत्र का रेगुलेटर है और नियम बनाता है और ये निगरानी करता है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ को देखते हैं हम। सिंगरेनी अल्टमिन LI फॉर बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी इन तेलंगाना। ठीक है, क्या हुआ है कि सिंगरेनी कैलेरीज कंपनी जो है और अल्टमनी प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य तेलंगाना में भारत की पहली लार्ज स्केल बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करना। ठीक है, अब प्रोजेक्ट की मुख्य जानकारी अगर देखें तो इसमें जो निवेश है वो है 2250 करोड़ 2250 करोड़, और इसकी क्षमता है 30,000 टन प्रति वर्ष। लिथियम कार्बोनेट रिफाइनरी, इसकी जो शुरुआत 2027 तक संचालन शुरू होने की उम्मीद है। भारत की पहली बड़ी घरेलू लिथियम रिफाइनरी फैसिलिटी होगी। अब ज्वाइंट वेंचर क्यों बनाया गया है, क्योंकि SCCL यानी तेलंगाना प्लस भारत सरकार की कंपनियां अल्टमिन दोनों मिलकर भारत में लिथियम रिफाइनरी को लोकलाइज करेंगी। विदेशों से जो है आयात पर निर्भरता इससे क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी में भारत भी सामने आएगा। लिथियम विदेशी खनिज संपत्तियों से आएगा। लॉन्ग टर्म रॉ मटेरियल सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। इससे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन भी मजबूत होगा और एनर्जी सिक्योरिटी में सुधार आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है देखते हैं कि लिथियम क्या है। लिथियम जो है एक क्रिटिकल मिनरल है जो कि रिचार्जेबल बैटरीज जैसे EVM इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मोबाइल, लैपटॉप में उपयोग किया जाता है, और ये क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। लिथियम को एक बार आप लोग
खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। बी साई राम नेम्ड चीफ ऑफ कोल इंडिया। कोल इंडिया के जो हैं अब चीफ कौन बन गए हैं? बी साई राम। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन आर्म्स मेक हेल्ड मीटिंग इन रसिया सोर्सेज, ठीक है। समाचार में बताया गया है कि भारत की प्रमुख रक्षा उत्पादन कंपनियां जैसे अदानी डिफेंस और भारत फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने रूस में महत्वपूर्ण बैठकें की। ये बैठकें ऐसे समय में हुई हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक भू राजनीति और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए यह जो है समाचार अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा नीति, स्वदेशीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना में आज भी बड़ी मात्रा में रूसी मुल्की हथियारों और प्लेटफॉर्म उपयोग में हैं, किंतु समय के साथ इन हथियारों के स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और अपग्रेडेशन की चुनौती सामने आई है, विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, ठीक है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करना, रूस के साथ संयुक्त उद्यम की संभावनाएं बढ़ाना, भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करना, भविष्य में इन उत्पादों को निर्यात करने की संभावना बढ़ाना। इससे स्पष्ट है कि भारत केवल आयातक की भूमिका से आगे बढ़कर अब निर्माण और विकास भागीदार बनना चाहता है, ठीक है। भारत सरकार की रणनीति क्या है कि भारत सरकार अपनी पुरानी दशकों जो है पुरानी रक्षा नीति को पुनः उन्मुख कर रही है। अब लक्ष्य है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना, ठीक है। और रूस के साथ ये जो सहयोग होगा भारत को तकनीकी ज्ञान और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जो है पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रूस के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।